है, देखिए अब तो बेटा हमारा चैप्टर चल रहा है यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आईसी कर्व एनालिसिस, ठीक है। अब आज की क्लास में उसका आगे फर्दर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने दो तीन चीजें समझी थी कि आईसी कर्व क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसके अजम्पशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे सर डिफाइन बजट सेट, कि बजट सेट क्या होता है। पहले तो बजट सेट बाद में करेंगे, पहले समझते हैं कि सर बजट क्या होता है। देखो बजट का मतलब होता है, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाऊं ना, हाउ कंज्यूमर कैन स्पेंड देयर इनकम। सिंपल शब्दों में क्या, मैं पैसा कमाऊंगा, मैं उस पैसे को कैसे खर्चूंगा, कहां कहां पे खर्चूंगा, सर वही मेरा क्या कहलाता है, एक तरीके से बजट कहलाता है। आपने घरों में भी नॉर्मल लैंग्वेज में सुना होगा कि हमारा मंथली बजट इतना है। मंथली बजट का मतलब आप लाख रुपया कमाते हो तो लाख रुपए में से भाई दूध कितने का आना है, किचन का एक्सपेंस कितने का है, बिजली का बिल कितने का है, ये बजट मेंटेन करते हो ना आप लोग, उसे ही बजट कहा जाता है। अब इस टॉपिक की बात करूं तो यहाँ क्या लिखा है, डिफाइन बजट सेट। क्या लिखा है बच्चे, डिफाइन बजट सेट। अब सर ये बजट सेट होता क्या है, ये ज्यादा ध्यान से समझेंगे हम। यहाँ पे देखिए जब हम बजट सेट की बात करते हैं, कहता है ऑल द कॉम्बिनेशन शोइंग हाउ अ कंज्यूमर कैन स्पेंड हिज इनकम। वही बात आ गई, वो सारे कॉम्बिनेशन जिसमें हमें पता चलता है कि एक कंज्यूमर अपनी इनकम को कैसे कैसे कहां कहां पे खर्चेगा, उसे क्या बोला जाता है सर, बजट सेट बोला जाता है। एग्जाम्पल समझना, कंज्यूमर हैविंग अ टोटल इनकम ऑफ ₹60। एक कंज्यूमर है बेटा, वो टोटल कितने रुपए कमाता है, 60 रुपए कमाता है। उस 60 रुपए से उसके पास दो ऑप्शन है, वो दो तरीके का सामान खरीदता है, एक गुड्स एक्स है और एक गुड्स कौन सा है बेटा, वाई। ही कैन परचेज गुड एट ₹2 ईच, यानी जो एक्स है वो कितने रुपए का आता है, 2 रुपए का एक, और वाई गुड्स जो है वो कितने का आता है बेटा, 1 रुपए का एक। यहां तक क्वेश्चन समझ आ गया। अब जब हम नीचे चलते हैं तो ध्यान से देखना यहाँ क्या हो रहा है बेटा, गुड एक्स कितने रुपए का, मैं यहां लिख देता हूं 2 रुपए, और गुड वाई कितने रुपए का है सर, 1 रुपए। मेरे पास टोटल कितने रुपए हैं ये भी याद रखना, 60 रुपए। टोटल कितने रुपए हैं, तो अगर मैं बेटा यहां 30 यूनिट खरीद लेता हूं, किसकी, गुड्स एक्स की, एक यूनिट कितने की है सर, 2 रुपए की, तो मेरे टोटल कितने रुपए खर्चे जाएंगे, 60 रुपए खर्चे गए। तो क्या गुड्स वाई को खरीदने के लिए मेरे पास पैसा बचेगा सर, नहीं बचेगा, तो यहां पे कितना आ गया, 0। अब लेकिन यहां से गेम स्टार्ट होगा आपका, देखो कैसे। अगर मैं 20 यूनिट्स इसकी खरीदता हूं, किसकी, गुड्स वाई की, ये एक कितने का है, 1 रुपए का, तो मैंने यहां कितने रुपए खर्च दिए बेटा, 20 रुपए खर्च दिए। 60 में से जब मैंने 20 रुपए खर्चे तो मेरे पास रिमेनिंग कितने बचे, 40 रुपए। सर मैं यहां पे 40 लिख लेता हूं, और एक गुड्स कितने का आता है, 2 रुपए का, तो मैं कितनी यूनिट खरीद पाऊंगा बेटा उसकी, 20 यूनिट। 40 को भाग कर दिया किससे, मैंने 2 रुपए से। समझ आ रहा है, इजी कॉन्सेप्ट है। अब फिर से अगेन, अगर मैंने इसकी 30 यूनिट खरीदी तो यहां कितने रुपए खर्चे जाएंगे, 30, तो मेरे पास बाकी कितने बच जाएंगे सर, 30। फिर से कितनी यूनिट खरीद पाऊंगा सर उसकी, मैं 15। जब मैं इसकी 40 खरीदूंगा तो यहां कितने हो जाएंगे सर, 40, यहां बचेंगे सिर्फ कितने, 20 रुपए, तो 2 रुपए के हिसाब से ये कितने खरीद पाऊंगा सर, 10। और जब मैं इसकी 60 यूनिट खरीदूंगा तो 60 इंटू 160, जब ये 60 हो जाएगा तो सर ये कितनी खरीद पाऊंगा मैं यहाँ पे, 0। ये समझ आया बजट सेट क्या होता है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे एक चीज पूछना चाहता हूं, ठीक है, ये तो हो गया बजट सेट कि सर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, समझ आ गया। नेगेटिव लिंक यहाँ पे भी है, हर जगह मिलेगा नेगेटिव लिंक, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी आगे की बात, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इसके अंदर वो इक्विलिब्रियम में कहां पे है, यानी बजट जो है मेरा इक्विलिब्रियम में कहां, इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा, संतुलन, ठीक है ना, कहां पे बताओ, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट बेटा सबका यही है, ये वाला ना है, थर्ड वाले में दो ऑप्शंस आए हैं सर, 20-20, 15-30। 20-20 वाले कितने हैं वो हाथ रेस करेंगे एक बार मेरे पास। 20-20 वाले कितने हैं, जिनको लगता है 20-20 है, आप सब 20-20 है। 15 और 30 वाले कितने हैं बेटा, यही वाला होगा। देखो 15 दूनी कितने हो गए, 30 रुपए, कितने रुपए खर्चे, 30। यहाँ पे भी कितने खर्चे, 30। तो जहां पे इक्वल अमाउंट खर्चा जाएगा वहीं पे तो इक्विलिब्रियम में आओगे ना, समझ आ गया, ठीक है। तो बेसिक मैथ्स था यहाँ पे, समझ आया बेटा क्या बोला है मैंने। देखो यहाँ पे आप जो खर्च रहे हो ना, ध्यान से देखो बेटा, 2 रुपए के हिसाब से यहाँ पे कितना खर्च रहे हो, 40। 1 रुपए के यहाँ पे कितना खर्च रहे हो, 20। तो क्या बराबर खर्च रहे हो आप यहाँ पे, नहीं। जब मैं दूसरे पॉइंट पे आया यहाँ कितने खर्चे आपने, 30। 1 रुपए के हिसाब से यहाँ पे भी कितने खर्चे, 30। तो दोनों जगह बजट क्या हो गया, बराबर बराबर हो गया ना। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहलाएगा। समझ आ गया, ठीक है। नंबर्स देख के भावुक मत हुआ करो,
ठीक है, बड़ी जल्दी हो जाते हो। अब देखो आगे, इसके बाद आता है बेटा डिफाइन बजट लाइन। देखो बजट लाइन समथिंग इज दैट, इस बजट सेट को, यानी ये जो टेबल बनाया है, जब मैं इसका ग्राफ बना दूंगा ना तो वो क्या बन जाएगी सर, मेरी बजट लाइन कहलाती है। यानी शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बजट लाइन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बजट लाइन इज नोन एज अ बजट, सॉरी बजट सेट इज नोन एज अ बजट लाइन। The graphical representation of a budget set is known as a budget line. देखो क्या लिखा है, it represent all the bundles which a consumer can buy with the entire income and price of two goods. Graphical representation of a budget set. देखो बेटा इसको बहुत ध्यान से समझना, आगे के सारे टॉपिक्स इस डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। देखिए देखो बच्चे इधर, यहां पे ना मैं थोड़ा सा बजट सेट भी बना देता हूं आपका अलग से। गुड्स एक्स, गुड वाई, 30, 20, 15, 10, 0, 0, 20, 30, 40, 60, ये लो। देखिए बेटा ये आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे लिया मैंने गुड्स वाई को, ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे क्या लिया बेटा मैंने, गुड्स एक्स को। ठीक है, गुड एक्स मिनिमम कितना खरीद सकते हैं हम, 0, मैक्सिमम कितना खरीद सकते हैं, 30। तो बेटा एक्स पे देखो मैंने क्या बनाया, 0, 10, 20, 30 और एक एक्स्ट्रा बना दिया यहां पे 40। ठीक है, गुड्स वाई की अगर मैं बात करूं, ये भी मिनिमम कितना हो सकता है सर, 0, मैक्सिमम कितना हो सकता है सर, 60। तो सर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, अब ये पॉइंट समझ आया क्यों लिए मैंने 60 और 30, 40 तक, क्लियर है ये सबको। अब आपने कुछ भी नहीं करना था, एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ करो। देखो वाई मैक्सिमम कितना था सर, 60, और एक्स मैक्सिमम कितना था सर, 30। यहां से इस लाइन को एक तरीके से जोड़ दो। ठीक है, ये क्या बन जाएगी सर मेरी अब बजट लाइन, क्योंकि ये जितने भी अमाउंट है इसके बीच में तो आएंगे सारे के सारे, तो ये क्या बन गई सर, मेरी बजट लाइन बन गई। अब जो चीज समझा रहा हूं आगे वाले कॉन्सेप्ट के लिए ध्यान से सुनना बेटा। बेटा एक कंज्यूमर है, उसके पास 60 ही है, यही एग्जाम्पल चल रहा है। अब वो चाहता है कि मैं क्या करूं, 40 यूनिट तो इसकी खरीद लूं। तो 40 एकम कितने हो गए, 40। अब उसके पास कितने रुपए बचे, 20। 20 के हिसाब से यहां कितनी यूनिट खरीद सकता था, 10। लेकिन वो यहां पे कितनी यूनिट खरीदना चाहता है, 20। क्या पॉसिबल है ऐसा वो कर सकता है, नहीं कर पाएगा, क्योंकि सर बजट ही कितना है मेरा, 60 रुपए का है। तो ये वाला पॉइंट जो है ना, ये ई पॉइंट बन जाएगा। देखो यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट बन गया आपका, ई पॉइंट। क्या लिखा है यहाँ पे, अनअटेनेबल बंडल। अनअटेनेबल का मतलब होता है जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। समझ आ गया। देखो ए, बी, सी, डी, इसको मैं ई लिख देता हूं यहां पे फिलहाल, ये वाला छोड़ा मैंने, ई हो गया। तो ई वाला पॉइंट हो गया ये। अब इसके बाद एक और बंडल बनता है, क्या देखो, एक पर्सन है, वो कहता है कि मैं कितनी यूनिट खरीदना चाहता हूं बेटा, 20 इसकी। तो 20 एकम कितने हो गए, बाकी कितने बचे सर, 40। 40 के हिसाब से 2 रुपए की कितनी खरीद सकता है, 20 ना। लेकिन वो कहता है कि मैं सिर्फ कितनी खरीदूंगा, 15। तो देखो बेटा 15 दूनी कितने हो जाएंगे, 30। और यहाँ पे कितने हो गए, 20। 30 और 20 कितने हो गए, 50। 10 रुपए बच गए ना। तो ये जो 10 रुपए बचने वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, यानी जब मैं अपने बजट को टोटली स्पेंड नहीं करूंगा, नहीं खर्चूंगा, तो वो पॉइंट कहां पे आएगा बेटा, अंदर आएगा। कहां पे आएगा, बजट लाइन के। ये सी और डी पॉइंट्स हो गए आपके। क्या इसे बजट सेट भी कह सकते हो। ये वाला जो पॉइंट है ना, हम ये कह सकते हैं क्या, अटेनेबल बट बजट नॉट टोटली यूटिलाइज्ड। यानी हमने बजट को पूरे तरीके से यूटिलाइज नहीं करा। सर ये पॉइंट कहां चला जाएगा मेरा, बजट लाइन के अंदर चला जाएगा। समझ आई। तो तीन सिचुएशन है, या तो मैं बजट के बराबर खर्चूंगा, या मैं बजट से ज्यादा। जब मैं बजट से ज्यादा करूंगा तो बेटा कहां चला जाऊंगा, बजट लाइन से बाहर। और जब बजट के अंदर की बात आएगी तो कहां चला जाऊंगा मैं, बजट लाइन के अंदर। क्लियर है जी यहां तक। अब पहले अपने डाउट्स पूछ लो अगर कुछ है तो बेटा, चुके हो। देखो अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बजट लाइन। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है बेटा उसकी प्रॉपर्टीज ही है एक तरीके से। पहला, द बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड। अब ये नहीं पूछना पड़ेगा आपसे क्यों, अब आपको समझ आ गया होगा सर, क्योंकि एक बजट को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को क्या करना पड़ रहा है मेरे को, कम। तो नेगेटिव लिंक है, नेगेटिव लिंक है तो क्या हो जाएगा सर, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा।
द बजट लाइन चेंजेस इट्स पोजीशन इफ द प्राइस ऑफ गुड्स चेंजेस और इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज और डिक्रीज। अब ना इसको प्रैक्टिकली समझो, अभी भूल जाओ, आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, मेरे को आप सिंपल बताओ कि मेरा बजट 60 रुपए का था, मेरा बजट 60 रुपए का था, तो ये कब चेंज होगा बेटा? एक तो सिंपल सा है कि सर अगर आपकी इनकम बढ़ जाए या आपकी इनकम कम हो जाए, उस कंडीशन में बजट हिलेगा। या एक कंडीशन क्या होती है सर, मेरी इनकम में कोई चेंज नहीं आया लेकिन मार्केट में ना चीजों के प्राइस में चेंज आ गया, उसकी वजह से भी क्या होगा सर, मेरा बजट ऊपर नीचे हो जाएगा। प्रैक्टिकली दो ही कंडीशन होती है ना जब हमारा बजट हिलता है सर, या तो मेरी इनकम ऊपर नीचे हो जाए, या क्या हो सर, इनकम तो उतनी है लेकिन मार्केट में चीजों के प्राइस ऊपर नीचे हो जाए तो भी हमारा बजट हिल जाता है। तो वही दो सिचुएशन अब हम समझेंगे प्रैक्टिकली और डायग्रामेटिकली। अब देखो यहां लिखा है बजट लाइन में चेंज अंडर टू सिचुएशंस, चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, या तो सर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो, और चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, या सामान का प्राइस क्या हो जाए, चेंज हो जाए। कहता अ राइज इनकम ऑफ द कंज्यूमर शिफ्ट द बजट लाइन। अब ना इसको पढ़ने से पहले एक चीज बताता हूं, इकोनॉमिक्स का बेटा एक रूल और याद कर लो, कोई भी चीज अगर इकोनॉमिक्स में कभी भी किसी भी चैप्टर में इंक्रीज होती है तो हमेशा वो राइट वर्ड शिफ्ट होगी। कहां पे शिफ्ट होगी बेटा, राइट वर्ड। देखो ये मान लो इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम है, दोनों बराबर बराबर है, कोई भी चीज इंक्रीज होगी तो कहां जाएगी, राइट की तरफ, और कोई भी चीज अगर डिक्रीज होगी तो कहां पे जाएगी, वो हमेशा लेफ्ट की तरफ। समझ आ गया? ये अभी अगले डायग्राम्स में आपको काम आएगा। देखो क्या लिखा, अ राइज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर शिफ्ट द बजट लाइन राइटवर्ड। अगर इनकम बढ़ती है तो मेरी बड़ी है ना, तो मैंने क्या बोला, कहां शिफ्ट होगा, राइटवर्ड। वाइल फॉल इन द इनकम कॉज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द बजट लाइन, दिस इज नोन एज अ शिफ्ट बजट लाइन। इसे क्या बोला जाता है बेटा, शिफ्ट इन बजट लाइन बोला जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा डायग्राम ये वाला, यहीं पे समझा देता हूं मैं। ये ना पॉइंट है ए और ये है बी, तो मैं यहां लिख देता हूं, ए और बी जो है ना बेटा, वो मेरी कौन सी है, इनिशियल बजट लाइन, या और इजी शब्दों में लिख देता हूं, ये मेरी कौन सी है बेटा, ओरिजिनल बजट लाइन जो मैंने बनाई है। ठीक है, अब हमारे सामने दो सिचुएशंस क्रिएट हो गई। पहली सिचुएशन क्या हुई सर, राइटवर्ड शिफ्ट ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। अगर मेरी इनकम बढ़ जाए तो मैंने क्या बताया सर, इनकम बढ़ेगी तो बजट लाइन कहां पे शिफ्ट होगी, राइटवर्ड। तो देखो यहां से कहां आ गई बेटा, ये ए से ए डैश और बी डैश। समझ आ गया ये पॉइंट, कहां शिफ्ट हो गई सर, ये राइटवर्ड। और अगर सर लेफ्ट शिफ्ट ड्यू टू द डिक्रीज इन इनकम, अगर मेरी इनकम कम हो जाए तो ये कहां शिफ्ट हो जाएगी सर, लेफ्टवर्ड। ये आ रहा है एरो, तो ये बी डैश से बी डबल डैश हो गया और ये ए से ए डबल डैश हो गया। समझ आ गया होगा डायग्राम सबको ये? ठीक है, अभी बोर्ड पे बुला के कराऊंगा, समझ आ गया ना? ठीक है चलिए, अब आगे देखिए। कहता है इन केस ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड्स देयर विल बी अ रोटेशन इन अ बजट लाइन। ये बहुत ध्यान से सुनना बेटा। मान लो बेटा अभी हमने ये माना कि गुड्स के प्राइस चेंज होते हैं, लेकिन क्या जरूरी है बेटा, मैं दो गुड्स यूज कर रहा हूं ए और बी, दोनों के प्राइस एक साथ चेंज हो? एग्जाम्पल, हमने आईसी कब पढ़ा, किसको लेके पढ़ा था, एग्जाम्पल ब्रेड और मिल्क को। जरूरी है कि बाजार में ब्रेड और मिल्क दोनों के प्राइस एक साथ चेंज हो? नहीं ना, हो सकता है सर मिल्क के चेंज हो सकता है कि सिर्फ ब्रेड के चेंज हो। क्लियर? अगर ऐसा होता है तो सर मेरे बजट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो समझना है बेटा। यहां पे ध्यान से देखिए, अब आप यहां पे देखो इस डायग्राम को अगेन, ये पॉइंट है बेटा ए और ये पॉइंट है मेरा बी। ए और बी जो है ये मेरी ओरिजिनल बजट लाइन है। ठीक है, और वाई एक्सिस पे मैं किसको दिखा रहा हूं, गुड्स वाई को, और एक्स एक्सिस पे किसको दिखा रहा हूं मैं, गुड्स एक्स को। दो गुड्स है मेरे, एक्स और वाई। मार्केट में बेटा क्या हुआ कि प्राइस ऑफ गुड्स एक्स बढ़ गया, प्राइस ऑफ गुड एक्स बढ़ गया। अब आप मेरे को एक चीज बताना, अगर किसी गुड्स के प्राइस मार्केट में बढ़ जाएंगे, ध्यान से सुनना फिर आंसर करना, अगर सर मार्केट में किसी गुड्स के प्राइस बढ़ जाएंगे, एग्जांपल वही वाला कंटिन्यू कर रहा हूं कि सर मेरे पास 60 रुपए है, मेरी टोटल इनकम कितनी है, 60 रुपए, मैं उसमें जो खरीद रहा था, लेकिन सडनली मार्केट में ना कोई चीज महंगी हो गई उन दोनों में से, तो आपका बजट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि सर मैं उस चीज को पहले के मुकाबले क्या कर पाऊंगा, कम खरीद पाऊंगा, यही होगा ना। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, एक्स वाई, ये 2 रुपए का एक था, ये 1 रुपए का एक था, ऐसे ही कुछ था।
मैं अगर सिंपल सी बात करूं, इक्विलिब्रियम कब आता है सर? जब मैं 30 रुपए यहां खर्चता हूं और 15 रुपए यहां खर्चता हूं। ये भी हमने पढ़ लिया था। मेरी टोटल इनकम कितनी है सर? 60 रुपए। तो 30 रुपए यहां खर्च दिए, 2 रुपए के हिसाब से 30 रुपए मैंने यहां खर्च दिए। ठीक है। अब मैं एग्जांपल रखता हूं कि यहां पे ना ये 30 का ही है। अब लेकिन हुआ क्या, पहले ये कितने रुपए का आ रहा था बेटा? एक्स गुड्स 2 रुपए का। अब यहां पे ये कितने रुपए का हो गया? प्राइस हो गए, बढ़ गए। अब मेरे पास बचे कितने हैं सर? 30 रुपए। उसको अब किससे भाग करूंगा सर? मैं 3 से करूंगा ना। तो अब मैं कितनी यूनिट खरीद पाऊंगा सर? यानी कि सर जैसे ही गुड्स के प्राइस बढ़े तो मैं पहले के मुकाबले क्वांटिटी क्या खरीद पाऊंगा सर? अब कम खरीद पाऊंगा। तो जब कम खरीद पाऊंगा ना, तो ये कहां पे शिफ्ट हो जाएगा बेटा? लेफ्ट पर। लेकिन कौन सा? सिर्फ गुड एक्स होगा, वो अपनी जगह ही रहेगा, क्योंकि चेंज किसके प्राइस में आया है? सिर्फ एक्स के प्राइस में आया है। हाँ, ठीक है। अब और एक चीज समझो, अगर इसका अपोजिट एग्जांपल लूं मैं, ध्यान से सुनना बेटा, अपोजिट एग्जांपल क्या है? ये पहले 2 रुपए का था ना। अगर ये 2 की जगह अब 1 रुपए का हो जाए, सेम एग्जांपल में मैंने यहाँ 30 रुपए खर्च दिए, मेरे पास 30 बचे हुए हैं, तो मैं अब कितनी क्वांटिटी खरीद पाऊंगा यहाँ पे? यानी सर क्वांटिटी क्या हो जाएंगी मेरी? बढ़ जाएंगी। बढ़ेंगी तो कहां पे आएगी सर? ये राइटवर्ड शिफ्ट होगी। समझ आ रहा है? ये सिर्फ किसके कंडीशन में? अगर एक्स के प्राइस में चेंज आता है। और सेम ही चेंज किस में आ जाए बेटा? वाई में। तो वाई में भी सिमिलर सिचुएशन है। अगर सर वाई के प्राइस कम होंगे तो हम उसकी क्वांटिटी ज्यादा खरीद पाएंगे, और अगर वाई के प्राइस बढ़ जाएंगे तो हम उसकी क्वांटिटी क्या कर पाएंगे सर? कम खरीद पाएंगे। तो इसे बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन क्यों सर? एक जगह से तो ये सिमिलर रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ एक साइड से घटता और बढ़ता है। तो ये रोटेशन होती है। और ऊपर वाला क्या था सर? मेरा शिफ्ट इन था, क्योंकि वो दोनों ही पूरे के पूरे चेंज हो जाते हैं हमारे। ठीक है। यहां पे पॉइंट है बेटा मेरा क्या? एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द आईसी कर्व एंड बजट लाइन। देखो बेटा, यहाँ पे डायग्राम से समझ लो, सिंपल सा होता है। ये हमारी एक बजट लाइन है, यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट करता हूं इसको। देखिए यहाँ पे ये एक बजट लाइन जा रही है बेटा हमारी, है ना। ये एक आईसी कर्व गया, ये दूसरा आईसी कर्व गया, ये तीसरा आईसी कर्व गया। जहां पे आईसी कर्व इसको क्या करता है बेटा? इंटरसेक्ट करता है, यानी इसको टेंजेंट होता है। टेंजेंट मतलब टच करता हुआ निकलता है। वो पॉइंट जो होता है बेटा मेरा, कौन सा पॉइंट कहलाता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। ठीक है। और अगर मैं टेबल के अकॉर्डिंगली बात करूं ना, तो ये वही सिचुएशन आएगी एग्जैक्टली क्या? अगर ये गुड्स एक्स है, जब इसको आप 15 यूज करोगे और इसको कितना यूज करोगे? 30 यूज करोगे। 15 दूनी 30 और 30 एकम, जहां पे आपका इक्वल अमाउंट ऑफ मनी क्या होगा बेटा? स्पेंड होगा। वही पॉइंट क्या कहलाएगा बेटा? आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहलाएगा। तो अगर थियोरेटिकली आपसे कोई पूछता है कि इक्विलिब्रियम कहां पे आया, तो आंसर देखो क्या लिखा है? द पॉइंट एट विच द बजट लाइन इज टेंजेंट टू द आईसी कर्व वुड विल बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट। जहां पे वो उसको छूते हुए निकलेगा, टच करते हुए निकलेगा, वो पॉइंट क्या कहलाएगा सर? मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। क्लियर है? एक टर्म आता है बेटा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्या आया बेटा यहाँ पे? डिफाइन मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब ये मोनोटोनिक का मतलब क्या है, ये समझ लो। ठीक है ना। इसको मैं जो लिख रहा हूं ना हिंदी में, हिंदी में समझ आएगा आपको ये है क्या। देखिए बेटा, एक दृष्ट, मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है अधिमान। ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल में बस इसको समझ लो। मोनोटोनिक का मतलब क्या है बेटा? एक दृष्ट। एक मतलब सिंगल, दृष्ट का मतलब किससे वर्ड लिया गया? दृष्टि से। यानी जो कंज्यूमर है ना बेटा, उसकी चॉइस जो है हमेशा क्या नहीं रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। उसकी चॉइस बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने ऊपर वाले में 2 बंडल्स लिए थे, किसके लिए थे बेटा? गुड्स एक्स और वाई। और उससे ऊपर आईसी कप में क्या लिया था बेटा मैंने? मिल्क और ब्रेड। तो उसकी जो वो कॉम्बिनेशन है ना, वो हमेशा क्या रहने चाहिए? सेम प्रेफरेंस रहनी चाहिए। अगर उसकी प्रेफरेंस बार बार चेंज होती रहेगी तो वो कभी भी अपना इक्विलिब्रियम फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। ये मैंने पहले भी बताई थी आपको। देखो क्या लिखा है, इट मीन्स दैट बिटवीन एनी टू बंडल्स द कंज्यूमर प्रेफर द बंडल विच हैज मोर एट लीस्ट वन ऑफ द गुड्स एंड नो लेस ऑफ द अदर गुड्स एज कंपेयर टू द अदर बंडल। मतलब देखो यहां पे ये मिल्क है और यहां पे ये, तो अगर वो मिल्क बढ़ा रहा है तो ब्रेड को क्या कर रहा है? यही चल रहा था ना। लेकिन अब वो कहे चलिए यार एक काम करते हैं, मिल्क तो मिल नहीं रहा, मिल्क हटा दे, शेक ही ले लेता हूं। तो उसने बंडल में से चीज ही चेंज कर दी। तो उस कंडीशन में आप कभी भी इक्विलिब्रियम फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। यानी चॉइस ऑफ बंडल क्या रहना चाहिए? सेम।
अगर आप एक को बढ़ाते हो तो वो दूसरे में कम होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो जो बंडल है वो कैसा रहना चाहिए हमारा, हमेशा सेम रहना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है,